हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म फैला। तो इसमें हम सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, जो हम क्लास 9th में पढ़कर आ चुके हैं। इस रेवोल्यूशन में जो है इस रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने रॉयल फ्लैग की जगह फ्रेंच का एक फ्लैग बनाया, क्योंकि रॉयल फ्लैग से लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे। और रॉयल फ्लैग रिप्रेजेंट करता था रॉयल पावर को, डाइविन राइट को। डाइविन राइट मतलब कि राजा को स्वयं भगवान ने चुना है रूल करने के लिए, एंड द किंग अथॉरिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने खुद को नेशन यानी राष्ट्र का हिस्सा मानना शुरू किया। फ्रेंच में पहली बार आइडियाज़ आए ला पैट्रिया, मतलब कि जैसे हम भारत को भारत माता मानते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग फ्रेंच को ला पैट्रियन मतलब एक पिता का दर्जा दिया उन लोगों ने, कि हम फ्रेंच को पिता के सम्मान इज्जत देंगे। और ले सिटीज़न मतलब कि सभी लोग जो हैं एक नागरिक हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। नेपोलियन के आते ही फ्रेंच में उसने सबसे पहले फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए, और इस चेंजेस को नेपोलियन कोड कहा गया है। ये नेपोलियन कोड है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं। ही रिमूव्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब कि फ्रांस में पहले प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ था, मतलब कि जो राजा के घर में जन्म लेगा वो राजा बनेगा, और जो चर्च हैं, प्रेस्ट हो गए, साधु, उन सबके बेटा बेटी हैं, जन्म लेंगे तो वो साधु ही बनेंगे। तो इन सभी को उसने हटाया और इक्वलिटी लाया उसने, और राइट टू प्रॉपर्टी। और दूसरा पॉइंट है, ही रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटाया। उस समय फ्रांस के अलग अलग एरियाज़ में जो हैं ट्रेड यूनियन थे, और वो ट्रेड यूनियन क्या करते थे, जिस एरिया में वो रहते कि हमारे पैसे ही तुम सामान लो, और जितने दाम में हम बेचेंगे उतने दाम में ही तुम्हें खरीदना है। तो इस सिस्टम को हटाया उसने, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उसने इम्प्रूव किया। तीसरा पॉइंट है, ही एस्टैब्लिश्ड यूनिफॉर्म लॉ, सभी के लिए एक लॉ बनाया, मतलब कि सभी के लिए वो लॉ रहेगा। उस समय फ्रांस में हर एक एरिया में अपने अपने लोगों के रूल थे, तो वो भी हटा दिया, नहीं सभी के लिए सेम रूल रहेंगे। और स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी। और उस समय फ्रांस में वेट को मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट रहता था, कोई केजी में नापता, कोई पौंड में नापता, तो फिर ऐसे बिजनेस में प्रॉब्लम आती। तो फिर नेपोलियन ने जो है एक ही सेम यूनिट जो है वहाँ पर लागू की, और सेम नेशनल करेंसी वहाँ की लाई। और चौथा पॉइंट है, इस्टेब्लिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम फ्रीडम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि फ्रांस में राजा का रूल हुआ करता था पहले, और राजा का रूल, और राजा का जो है सारा ज़मीन हुआ करता था। तो राजा क्या करता था, उन सभी ज़मीनों को लॉर्ड को दे दिया करता था, लॉर्ड सोल्डर को, सोल्डर पीजेंट्स को दे दिया करता था। और किंग इन ज़मीनों के बदले कुछ लेता भी था, लॉयल्टी प्लस में रिवेन्यू लेता था। लॉयल्टी मतलब कि जब भी मुझे युद्ध में तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम मेरा साथ दोगे, और रेवेन्यू मतलब कि तुम मुझे फसल का 50% दोगे। और पांचवा पॉइंट है, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। इसका मतलब होता है उसने फ्रेंच सोसाइटी को 130 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, हर डिपार्टमेंट का मेयर्स बनाया, और डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाया, मतलब कि एक डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, इन तीनों डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाकर और इसके ऊपर सब परफेक्ट को बैठा दिया। अब इन सभी डिपार्टमेंट के ऊपर परफेक्ट को बैठा दिया, और ये सीधा परफेक्ट जो था नेपोलियन को रिपोर्ट करता था। अब हम देखो दूसरी तरफ
उसने कई जगह लोगों पर कंट्रोल भी किया, जिससे नेशनलिज्म और भी स्ट्रांग हुआ। दूसरे देशों पर वो कब्जा करता था। हाँ, तो जिससे लोगों पर वो कंट्रोल करता था और नेशनलिज्म और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। बाद में चल के जो लोग नेपोलियन से खुश थे कि वही लोग उससे दुखी भी हो गए। क्या कारण था? नेपोलियन ने पूरे यूरोप में कई युद्ध किए। युद्ध के खर्चे के लिए जनता पर उसने ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब दूसरा पॉइंट है डिक्टेटरशिप। शुरुआत में उसने फ्रीडम दी, बाद में ही उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और तीसरा पॉइंट है आज़ादी छीनना। हालांकि उसने नेपोलियन कोड लागू किया, लेकिन कई जगह पर फ्रीडम ख़त्म कर दी। प्रेस और स्पीच कंट्रोल कर लिया उसने। लोगों को बोलने का हक उनसे छीन लिया। जो भी उसके खिलाफ बोलता वो उन्हें मार दिया करता था। और चौथा, दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया उसने। कई देशों पर कब्जा कर लिया और अपने नियम उन पर थोप दिए। अब हम पढ़ेंगे 1813 बैटल ऑफ लिब्जिन। लिब्जिन जर्मनी की एक जगह का नाम है। नेपोलियन रसिया पर कंट्रोल करना चाहता था। लड़ाई के समय रसिया के लोग पीछे जाते गए और नेपोलियन जो था वो खुश हो गया कि भाई ये तो अपने आप ही सिलेंडर होते जा रहे हैं। पर ये रसिया की एक चाल थी। वो पीछे होते गए और नेपोलियन जो थे वो रसिया पर कब्जा करने लगे। रसिया के लोगों ने कुओं में जहर मिला दिया और अपने घरों को तोड़ दिया उन लोगों ने। जब नेपोलियन के सैनिक पानी पीते तो मरने लगे और जो सैनिक बचे थे वो लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई। तो फिर जब नेपोलियन को इस बारे में पता चला तो वह रसिया से भागने लगा। तो जर्मनी में एक जगह है लिप्जिग। वहाँ पर जब वो गया तो वहाँ पर रसिया ने और जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने और स्वीडिया, इन चारों कंट्री ने उसे दबोच लिया। बहुत बुरी लड़ाई हुई और नेपोलियन जो था इस युद्ध में हार गया। फिर नेपोलियन को जो है उसे मारा नहीं गया, उसे इल्बा आइलैंड में भेज दिया गया। और जो सैनिक नेपोलियन पर निगरानी रखने वाले थे वही सैनिक जो थे नेपोलियन के साथ मिल गए। नेपोलियन ने उन्हें अपने साथ कर लिया और नेपोलियन जो था वो दोबारा से अपनी कंट्री फ्रांस में चला गया। 100 दिन तक उसने वहाँ पर शासन किया। नेपोलियन हार नहीं माना उसने और दोबारा से उसने क्या किया, लड़ाई करना उसने शुरू कर दिया। तो इस बार जो थी चारों कंट्री थी, चारों कंट्री में से बस रसिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन स्वीडिया नहीं थी। स्वीडिया की जगह इस बार प्रूसिया आ गई थी। तो ये चारों कंट्री थी और वो किसके विरुद्ध लड़ रही थी? नेपोलियन के विरुद्ध। इस लड़ाई को हम बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से भी जानते हैं, जो 1815 में हुआ था। अब इस युद्ध में भी नेपोलियन हार जाता है और उसे सेंट हेलेना भेज दिया जाता है। सेंट हेलेना जाने के बाद नेपोलियन दोबारा वापस नहीं आता है। अब देखो, सेंट हेलेना भेजने से पहले ट्रीटी ऑफ वेनिया हुई 1815 में। अब इस मीटिंग को लीड किया गया था कैलमिन्स वॉन मेटरनिच के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो बार्बन डायनेस्टी को जो है पावर वापस से दे दी जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि बार्बन डायनेस्टी के जो रूलर थे लुइस 16, वो तो मारे गए थे, है ना, उन्हें मार दिया गया था और उनकी पत्नी को भी मार दिया गया था। तो फिर अब फ्रांस पे रूल करने लगे लुइस 18। अब हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। लैटिन वर्ड का मतलब होता है, लिबर का मतलब होता है लैटिन शब्द में फ्रीडम, मतलब आज़ादी। अब क्या फीचर है लिबरलिज्म के? पॉलिटिकल फ्रीडम, इससे हमें सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए सेम कानून। तीसरा, इकोनॉमिक फ्रीडम। चौथा, फ्रीडम ऑफ स्पीच।
अब नेशनलिज्म के बारे में, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना ही नेशनलिज्म को बताता है। अब कैसे जो है नेशनलिज्म में ग्रोथ हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी अपने देश को जो है एक मोनार्ची की जगह एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। तो इससे हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दिखाई देता है। और नेपोलियन, और तीसरा कल्चर मतलब जैसे सॉन्ग, लैंग्वेज और कई सारे सिंबल से हमें पता चलता है कि लोगों जो है राष्ट्र के प्रति उनका कितना प्रेम है। जो लोगों ने कई सारे गीत गाने लिखे देश के लिए, और कई सारे अपने लैंग्वेज को वो हमेशा बोलते रहे। और कई सारे सिंबल, जैसे हम भारत में, हमें पता नहीं है कि भारत माता कैसी दिखते, तभी भी हमने एक अपने दिमाग में एक इमेजिन करके रखा है कि हाँ वो ऐसी दिखती हैं, उसे प्रिंट कर लिया हमने। वैसे ही फ्रांस में बनाया गया है एक स्टैचू मेराइना। अब रेवोल्यूशन ऑफ 1848 के बारे में पढ़ेंगे। अब 1848 में कई देशों में क्रांति हुई। क्या कारण था इसका? पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म। अब हम 3 कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस, जर्मनी और इटली। फ्रांस के बारे में 1848 में जो है हमने देखा कि लुइस 18 बन गए थे। तो फिर रेवोल्यूशन जो थे वो उन लोगों ने क्या किया, रेवोल्यूशनरी ने जो है लुइस 18 के जो रिश्तेदार थे, लुइस फिलिपिन, उनके साथ मिलकर उन्होंने लुइस 18 को हटा दिया और फ्रांस में पावर जो थी वो बट गई। 50 पावर मतलब कि मोनार्ची और डेमोक्रेसी दोनों पावर आ गई फ्रांस में। फिर बाद में क्या हुआ, 1848 में दोबारा से रेवोल्यूशन हुआ और लुइस फिलिपिन को हटा दिया गया और फ्रांस में जो है डेमोक्रेसी आ गई। अब जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई। 1871 में फ्रांस का यूनिफिकेशन बाद में हुआ, ओटो वैन बिस्मार्क की हेल्प से हुआ 1871 में। अब इटली के बारे में पढ़ेंगे। इटली एक देश नहीं था पहले, वो कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ हिस्सों पर ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल था। इटली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिवोल्ट किया। कुछ जगह मोनार्ची हटाकर रिपब्लिक बनाई गई। इसमें गुस्पी मैगज़ाइना का बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने क्या क्या कि कई जगहों पर मोनार्ची हटाकर रिपब्लिक बनाया उसको। और कैमिलो डाइकवर सेब्रिडन पाइडोमोंट का प्राइम मिनिस्टर था वो। उसने ऑस्ट्रिया को हराया फ्रांस के साथ मिलकर और नॉर्थ इटली को अपने साथ मिला लिया। रोल ऑफ गाउस्पी गारब्लेडी साउथ इटली पर उसने कब्जा किया, गाउस्पी गारब्लेडी ने। 1861 में इटली जो था वो नेशन बन गया। अब वहाँ का जो राजा था वो विक्टर इमैनुअल II था। अब 1870 में रोमियो भी इटली में शामिल हो गया, तब जाकर इटली पूरी तरह यूनाइटेड बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। अब बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।